हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भूगोल प्रायोगिक नमूना प्रश्न पत्र के अंतर्गत में मिश्रित आरेख बनाना सीखा। तो थोड़ा मैं आपके सामने पिछला रिवाइज करा देता हूँ कि मिश्रित आरेख के लिए हमें पेपर में जो आंकड़ों की जो तालिका दी जाएगी, उस तालिका में जितने भी चर दिए गए हों, जितने भी प्रकार के आंकड़े दिए गए हों, उनका हम सबसे पहले योग कर लेंगे। यहाँ तक ये तालिका दी जाएगी, यहाँ तो हमें एक कॉलम और बढ़ा लेना है। आंसर रूप में हमें योग का कॉलम और बढ़ा लेना। सबसे पहले हम आंकड़ों का योग करेंगे, जैसे छात्र और छात्राओं का यहाँ पर योग कर लिया, और उसके बाद में हम एक उचित पैमाना मान करके, जैसे कि पैमाना मान लिया हमने कि 1 सेंटीमीटर बराबर जैसे 10 छात्र एवं छात्रा के हिसाब से x और y अक्ष हम प्रदर्शित करेंगे। तो y अक्ष पर हम छात्र एवं छात्राओं की संख्या और x अक्ष पर हम कक्षाओं को प्रदर्शित करेंगे, और एक संकेत सूची के माध्यम से छात्र और छात्राओं को अलग अलग हम आभा प्रदान करेंगे। तो ये यहाँ इसकी बात रही। अब बात करते हैं, यही तीसरा प्रश्न अथवा में भी आएगा, और अथवा में किस प्रकार से आएगा देखें कि किन्हीं दो पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हमें 7 से 8 लाइन हमें एक टॉपिक पर लिखनी है। तो या तो आप इसे कीजिए, और या फिर आप इसमें से किन्हीं दो अपने स्वेच्छानुसार, और जो सी करनी है उसी का हम उत्तर का क्रमांक डाल देंगे। जैसे किसने किया कि उसका एक आ, किसने किया दा, तो कोई दो करनी है। तो ये तीसरा प्रश्न जो होगा अथवा में होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पवन आरेख। पवन आरेख के बारे में, पवन आरेख, पवन आरेख को हम प्रभा आरेख भी कहते हैं। प्रभा आरेख भी कहते हैं। तो पवन आरेख हमारा, प्रभा आरेख हमारा, कह सकते हैं तारा आरेख आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थी देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टिप्पणी आपको बतानी है। मुख्य बात तो मैं आपके लिए इसमें समझा देता हूं कि आपकी पुस्तक में भी यहां पर दिया गया है पेज नंबर 58 पर, पेज नंबर 58 पर आपके यहाँ पर एक टिप्पणी प्रभा आरेख की दी गई है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, प्रभा का सामान्य अर्थ होता है बहना, किसी चीज का प्रभावित होना। तो क्या क्या चीजें प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि किसी स्थान पर वायु का प्रभावित होना, जैसे मान लीजिए नदियों का जल का प्रभावित होना। मान लीजिए हम इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि सड़कों पर यातायात के साधनों का प्रभाव होना। तो देखिए, प्रभा आरेख के अंतर्गत हम किन्हीं दो स्थानों के बीच में लोगों के प्रभाव, यातायात के साधनों के प्रभाव को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं, जैसे कि नदियों का जल है, यातायात के साधन हैं, उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें भी हम मापक मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जैसे कि प्रभा की चौड़ाई है, यातायात के प्रभा सड़क की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर या 1 mm, इस प्रकार से मान लेते हैं कि 1 mm चौड़ाई बराबर जैसे कि 10 बसों की संख्या। तो उस समय मालूम पड़ जाता है कि मार्ग पर जितने यातायात के साधनों की संख्या अधिक होगी, उतना ही वो मार्ग के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि ये मार्ग जिला सड़कें हैं या राज्य मार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो प्रभा आरेख पर 8 से 10 लाइनें यहाँ दी गई हैं पुस्तक में आपके, और हम उस पर हम याद कर लेंगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दूसरा जो है आपका वह है वर्णमात्री मानचित्र। वर्णमात्री मानचित्र के लिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है वर्ण, यहाँ शब्द दिया गया है वर्ण, मात्र
तो वर्ण का अर्थ होता है रंग और मात्री का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें रंग के आधार पर मात्राओं को व्यवस्थित करना है वर्ण मात्री में जो है हमें। तो देखिए इसके अंतर्गत में कौन कौन सी चीज वर्ण मात्रा के अंतर्गत में क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। आपने पूर्व में बिंदु मानचित्र पढ़ा था और एक वर्ण मात्री मानचित्र पढ़ा था आपने। तो बिंदु मानचित्र में हम जनसंख्या का वितरण ठीक प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं और जो वर्णमात्री मानचित्र होते हैं जिसमें वर्णमात्री मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वर्णमात्री विधि का प्रयोग किया जाता है, उसमें हम रंग के आधार पर मात्रा को विभाजित करते हैं जिसके अंतर्गत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व को वर्णमात्री मानचित्र में सही तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपकी पुस्तक में 63 नंबर के पेज पर इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है वर्णमात्री विधि के बारे में। तो देखिए वर्णमात्री मानचित्र में और क्या दिखा सकते हैं, जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता, वृद्धि दर, लिंग अनुपात आदि को हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके हम देखिए यहाँ पर वर्णमात्री मानचित्र के लिए आवश्यकताएं, दो आवश्यकताएं दी गई हैं और उनके अनुसरण करने वाले जो कदम हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो वर्णमात्री मानचित्र के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमें जो पुस्तक में जो तालिका दी गई होती है जिसका हमें वर्णमात्री मानचित्र के अनुसार जो हमें मैप बनाना होता है, पहले उसे हम वर्ग अंतराल के हिसाब से विभाजित कर लेते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। जो भी आंकड़े दिए गए होंगे जनसंख्या घनत्व, तो हम क्या करेंगे उनको वर्ग अंतराल के हिसाब से उनको तालिका में विभाजित कर लेंगे। जैसे कि 0 से लेकर के 100 का एक वर्ग बना लेंगे, उसके अंतर्गत में आने वाले जो जिले हैं उन घनत्व को हम उसमें लिख लेंगे। उसके बाद में 100 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है। इस प्रकार से जो अंतिम जो अधिकतम जो जन घनत्व है हम उसके हिसाब से हम वर्ग अंतराल में वर्ग में हम उन जिलों को या प्रशासनिक इकाइयों को हम उसमें अंकित कर देंगे और फिर प्रत्येक इकाई के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए हम एक अलग हम संकेत चिन्ह मानते हुए और हम उनको प्रदर्शित करेंगे। कहने का तात्पर्य एक वर्ग के लिए हम एक संकेत चिन्ह का निर्धारण करेंगे और इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमने मात्रा के आधार पर हमने उनको अलग अलग आभाओं में, अलग अलग शैडो में, अलग अलग छाया में, अलग अलग रंगों में हम उनको विभाजित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वर्णमात्री मानचित्र जो है वो बनकर के तैयार हो जाता है। इसके बाद में है आलेखों और मानचित्रों के सामान्य नियम। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में पहले पढ़ाया था कि जो आलेख होते हैं, जो आरेख होते हैं, जो मानचित्र होते हैं, उनके बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं। अगर हम उस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो मानचित्र नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों, वो रेखा चित्र कहलाता है। तो मानचित्र बनाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मानचित्र बनाने के क्या नियम हैं। देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम उपयुक्त विधि का चयन करेंगे। नंबर 1, ये महत्वपूर्ण बात है, जो भी हम मापक बना रहे हैं, हम कह सकते हैं मानचित्र बना रहे हैं, हम कोई आलेख बना रहे हैं, हम कोई आलेख की मापनी का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई एक निश्चित क्या होगी, विधि होगी, यानी कि वो किसी निश्चित विधि के तहत उसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात अपनी ये निकल करके आ गई। उसके बाद में बात करें हम दूसरा उपयुक्त मापनी का चयन। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई आलेख बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, तो एक निश्चित मापक मानते हैं। मापक के बिना मानचित्र नहीं कहलाता, वो रेखा चित्र कहलाता है। तो ये भी दूसरी जो शर्त है वो भी क्या है कि मापक का चयन हम करेंगे। तीसरी बात हम कर रहे हैं इसमें, तो देखिए अपना है इसमें कि शीर्षक, जो भी हम मानचित्र बनाते हैं या हम अपना
हम कह सकते हैं कि मापक बनाते हैं या आलेख बनाते हैं, आरेख बनाते हैं, तो उसके ऊपर शीर्षक करते हैं, जैसे कि वृत्त आरेख, जैसे कि साधारण दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख। तो इस प्रकार से जो है हम उसके ऊपर उपयुक्त शीर्षक करते हैं और उसमें क्या प्रदर्शित किया गया है वो भी हम उसमें शीर्षक के रूप में लिखते हैं और उसे अंडरलाइन करते हैं। तो ये भी बहुत आवश्यक तथ्य है। इसके बाद में चौथी बात जो होती है वो होती है निर्देशिका। मैं आपको बता दूं, निर्देशिका, निर्देशिका को हम क्या कहते हैं, सूचिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंडेक्स, संकेत तालिका। जब भी हम जैसे कोई आरेख बना रहे हैं, दंड आरेख बना रहे हैं अपना रेखा चित्र जो है बहुरेखिक आरेख है या ओजाय वक्र है या वृत्त आरेख है, तो हम उसमें विभिन्न जो आंकड़े हैं, अक्षर हैं, उनको संकेत सूची के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी इसकी एक अनिवार्य शर्त है। इसके बाद में है दिशा। दिशा और दिशा कौन सी, उत्तर दिशा। जितने भी हमारे जो मानचित्र होते हैं उन मानचित्रों को प्रदर्शित किया जाता है उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा का होना अनिवार्य बात है इसमें। तो ये हमारे कुछ सामान्य नियम थे विद्यार्थियों कि हमें मानचित्र बनाने के, कि जिसके तहत हमें मानचित्र बनाए जाते हैं। तो मैं एक बार और आपको सामने रिवाइज कर देता हूँ कि आलेख आरेख या मानचित्र बनाने के लिए हमें उपयुक्त विधि का चयन करना पड़ता है। उसके बाद हमें उपयुक्त मापक मानना पड़ता है, उपयुक्त मानचित्र का एक शीर्षक होता है और उसके बाद में एक हमारी संकेत तालिका होती है और हम इन सभी मानचित्रों को उत्तर दिशा निर्धारित करते हुए इनका निर्माण हम करते हैं। तो ये इनकी प्रमुख अनिवार्य शर्त थी। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो प्रश्न है 2 भागों में विभाजित है, यानी कि ये इस प्रकार से कोई एक आरेख का चित्र आएगा और एक अथवा में आएगा जिसमें किन्हीं 2 टिप्पणियों को हमें करना होगा। तो ये अथवा में होगा, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। आज के लिए ही इतना, धन्यवाद।